न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और शुरुआत करते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। आपको बताएंगे कि किन पर निगाहें लगातार बनी हुई हैं। पहली खबर दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने विकसित भारत का मंत्र दिया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात में हर संभव सहयोग का वादा उन्होंने किया है। दूसरी बड़ी खबर जो है, जिस पर देश की निगाहें हैं, राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। कांग्रेस सांसद ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी हमले का शिकार लोगों से मुलाकात की और कहा कि लोगों के मुद्दों को सही जगह उठाऊंगा। शुरुआत करते हैं बिहार की। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के बदलापुर की कहानी। बिहार का बक्सर आज बदलापुर बन गया, जहां 2 पक्षों की लड़ाई में खून की होली खेली गई। रेत यानी कि बालू को लेकर छिड़ी लड़ाई में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोनों तरफ पहले लाठियां चली, उसके बाद बंदूक निकलने तक की नौबत आ गई। बंदूक निकाली गई और उसके बाद गोलियां ताबड़तोड़ फायर की गई। काफी देर तक पूरे इलाके में फायरिंग की आवाज होती रही और चीख पुकार मच गई। जब शोर थमा तो वहां पर 4 लाशें बिछ चुकी थी। कुछ समय पहले तक जीते जागते दिख रहे 4 इंसान दम तोड़ चुके थे। वहीं कई खून से लथपथ वहां पर पड़े थे और जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। अंधाधुंध गोली चलाते 4 बंदूकधारी। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि इसका अंजाम क्या होगा। जो भी सामने मिल रहा था, गोली मार दी जा रही थी। गोलीबारी की ये तस्वीरें बिहार के बक्सर से आई हैं। राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में बालू रखने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में पहले लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई, लेकिन देखते ही देखते गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठा। बंदूकधारी दबंगों ने 5 लोगों को गोली मार दी। सुबह का टाइम हो तो शौच के लिए सब लोग निकले थे। चुन चुन कर देख कर इधर से गाड़ी आई है, इधर से 4-5 लोग यहाँ ऑन द स्पॉट गोली चला गया। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि उनके लोग पहले से ही गिट्टी बालू का व्यवसाय करते थे। बंदूकधारियों ने जबरदस्ती वहीं पर गिट्टी बालू गिरा दी और विरोध किया तो गोलियां बरसा दी। मुखिया प्रतिनिधि और उसके करीबियों पर हत्याकांड का आरोप है। रूह कपा देने वाली इस बर्बर वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग के बाद कुछ बदमाश वहां से भाग निकले। इसके बाद लोगों ने उनकी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। जब गुस्सा थमा तब लोगों ने देखा कि उन्होंने क्या और किसे गवा दिया है। अपनों की लाश देखकर पूरे गांव में मातम पसर गया। गुस्साए लोगों ने अहियापुर में सड़क जाम कर दी और जमीन पर लेटकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों का आना जाना बंद हो गया और दबंगों की गाड़ी को भी तोड़ दिया गया। हत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंची महिलाओं की चीख से पूरा इलाका गूंज उठा। इस नरसंहार की खबर मिलते ही बक्सर के एसपी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। पूरे गांव में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई। उधर से गाड़ी आया, दोनों तरफ से एक बैग धाराधुन फायरिंग होने लगा। गोलीबारी के बाद स्थिति इतनी खराब हो गई कि जिले की डीएम भी भागी भागी मौके पर पहुंची और लोगों के गुस्से को शांत कराया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो छोटा ही विवाद था तो आपस में समझौता कर लिया गया था उसमें, लेकिन फिर भी बेसिकली जो अभियुक्त पक्ष के लोग थे, इन्होंने एक दुर्दांत रूप से इसको भी फिर घटना को पारित किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए टीम बनाकर धरपकड़ शुरू की है। बिहार के बाद अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मेदिनीपुर में एक गैस टैंकर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके से हर तरफ दहशत का माहौल है। कई वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर खड़ा ये वही गैस टैंकर है जिसमें विस्फोट हो गया। ब्लास्ट के बाद टैंकर के पिछले हिस्से के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। तेज धमाके से इलाके में दहशत फैल गई। आसपास के कई घरों और वाहनों को भारी नुकसान हुआ। तस्वीरें देखिए कैसे स्कूल बस, सामान ढोने वाले वाहन, बाइक पर इस ब्लास्ट का असर पड़ा। ब्लास्ट होने की वजह से इसकी चपेट में 7 लोग भी आ गए जिनकी हालत गंभीर है। उनका इलाज मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है।
बिहार के सिवान में देर रात हुए भयंकर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कार और ट्रक की टक्कर इतनी तेज थी कि कार के आगे का आधा हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसे के वक्त रफ्तार कितनी रही होगी। कार में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से बॉडी निकालने में जुट गई, लेकिन उन्हें निकालना आसान नहीं था क्योंकि कार में बॉडी बुरी तरह फंस गई। काफी मशक्कत के बाद कार में फंसी तीनों बॉडी को निकाला गया। 3 लोग, एक ड्राइवर जिंदा है, गया हॉस्पिटल, प्रशासन हॉस्पिटल भेजा है। रात में हादसा उस वक्त हुआ जब विदेश से लौट रहे लोग पटना एयरपोर्ट से जीबी नगर थाना क्षेत्र के हयातपुर गांव जा रहे थे। इसी दौरान सीवान जिले के गोरिया कोठी थाना क्षेत्र में ये कार ट्रक से टकरा गई। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। जम्मू के डोडा जिले के भद्रवाह इलाके में मोबाइल टावर बंद कर दिए गए हैं। आईजीपी के आदेश के बाद मोबाइल टावर्स को टेम्परेरी बंद किया गया है और इस आदेश में कहा गया है कि मोबाइल इंटरनेट और पब्लिक वाईफाई का देश विरोधी तत्व गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को लेकर ये सेवाएं बंद की गई हैं। हालांकि ये अस्थायी है, टेम्परेरी रूप से फैसला लिया गया है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जम्मू के डोडा जिले के भद्रवाह इलाके में मोबाइल टावर को बंद कर दिया गया है। आईजीपी की तरफ से आदेश दिया गया, इसके बाद मोबाइल टावर टेम्परेरी तौर पर बंद किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि मोबाइल इंटरनेट और पब्लिक वाईफाई का देश विरोधी तत्व गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हीं पर शिकंजा कसने के लिए यह कार्रवाई की गई है। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को लेकर ये सेवाएं फिलहाल टेम्परेरी तौर पर बंद की गई हैं। हिंदुस्तान को लहूलुहान करने से लेकर साजिशें रचने के लिए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में जासूसों का जो जाल फैला रखा है, धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं। ये जासूस जाल हिंदुस्तान के लिए कितना घातक और खतरनाक है, अब तक 10 से ज्यादा जासूस धरे जा चुके हैं और हर तीसरे दिन नए जासूस पकड़े जा रहे हैं। आज इनमें नया नाम शामिल हुआ है और सहदेव गोहिल को गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां साझा कर रहा था। इस गिरफ्तारी में एक कॉमन वर्ड है जो मौजूदा समय में पकड़े गए 4 आरोपियों में एक जैसा है, जिसे हमने नाम दिया है गद्दार गैंग का हसीना कनेक्शन। और उसके 4 मोहरे हैं हारून, तुफैल, शहजाद और आज पकड़ा गया सहदेव गोहिल। इन चारों को पाकिस्तान ने हसीना कनेक्शन के जरिए अपने चंगुल में फंसाया और आरोप है कि उसके बाद उन्हीं हसीनाओं के नाम पर इन्होंने देश से गद्दारी करने में भी गुरेज नहीं किया। गद्दार गैंग के हसीना कनेक्शन की एक परत अब खुल रही है, जिसमें आज सहदेव भी शामिल हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हसीनाओं के जरिए पाकिस्तान भारत में जासूस बना रहा है, कैसे वो हिंदुस्तान के लोगों को हसीना जाल में फंसाकर देश के खिलाफ काम करने के लिए तैयार कर रहा है। यही है गद्दारी के आरोप में शामिल सबसे नया नाम सहदेव सिंह गोहिल। ये गुजरात के कच्छ में कहने को तो हेल्थ वर्कर का काम कर रहा था, लेकिन ये हिंदुस्तान की सेहत बिगाड़कर पाकिस्तान की सेहत दुरुस्त करने में लगा था। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक सहदेव गोहिल बीएसएफ और नौसेना से जुड़ी अहम और गोपनीय जानकारियां पाकिस्तानी एजेंट को भेज रहा था। एटीएस के मुताबिक सहदेव से पाकिस्तानी घिनौनी ब्रिगेड की कोई महिला अदिति भारद्वाज के नाम से व्हाट्सएप के जरिए जुड़ी। उसके संपर्क में आने के बाद अदिति बताने वाली महिला ने सहदेव से बीएसएफ और नेवी से जुड़ी अहम जानकारियां और निर्माणाधीन क्षेत्रों की तस्वीरें मांगी थी। अदिति भारद्वाज करके एक नाम की लड़की व्हाट्सएप माध्यम से सहदेव सिंह गोहिल को संपर्क में आया था। बातचीत बढ़ी है, इसको कॉन्फिडेंस में लेके इसको पता चला कि पाकिस्तानी एजेंट थी। उसके बाद बीएसएफ एंड इंडियन नेवी का जो भी गुप्त कंस्ट्रक्शंस है और अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज है, उसका फोटोज और वीडियोस मांगी थी। एटीएस के मुताबिक आरोपी ने व्हाट्सएप के जरिए बिना सोचे समझे अदिति नाम की उस महिला के झांसे में फंसकर फोटो और वीडियो भेजना शुरू कर दिया। साल 2025 की शुरुआत में सहदेव गोहिल ने अपने आधार कार्ड से एक सिम खरीदी थी, जिससे एक नया व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिवेट किया गया और उसका ओटीपी अदिति भारद्वाज को भेजा गया था। इसके बाद आरोपी ने नेवी और बीएसएफ के वीडियो, फोटो और जानकारी साझा की। इसी दरमियान किसी व्यक्ति ने गोहिल को 40,000 रुपए भी दिए। एक आदमी ने इनको 40,000 का रोकड़ भी इसको पहुंचा गया था। इसको ध्यान में लेते हुए इसके फ़ोन को हमने एफएसएल को भेजा गया था। उसका एनालिसिस करके हमको पता चला जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज़ करते थे, जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था, वो दोनों पाकिस्तान से यूज़ किया गया था।
सहदेव गोहिल के फोन की जब जांच की गई तो उसमें अदिति भारद्वाज के नाम से चल रहे मोबाइल के पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद खुलासा हुआ कि सहदेव ने एक महिला के जाल में फंसकर पाकिस्तान तक संवेदनशील जानकारियां भेज दी। जांच अभी जारी है, हो सकता है कि सहदेव अभी और बड़े खुलासे करे। अब आपको बाकी बचे जासूसी के 3 आरोपियों के हसीना कनेक्शन के बारे में भी समझा देते हैं। बात जासूस शहजाद की करते हैं। शहजाद 3 बार पाकिस्तान और 10 बार दुबई जा चुका है। इतना ही नहीं, खुलासा हुआ कि शहजाद 2 बार अपनी पत्नी को भी लेकर पाकिस्तान गया। अब पत्नी के जरिए जासूसी को लेकर भी जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। अब बात करेंगे हारून की। उसका परिवार उसे सीधा कह रहा है, लेकिन खुलासा हुआ है कि हारून ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी पत्नी के जरिए ही पाकिस्तान में संपर्क बढ़ाया। एजेंसियों को आशंका है कि दूसरी पत्नी के जरिए ही हारून जानकारी पाकिस्तान भेजा करता था। अब बात कर लेते हैं अगले जासूस की। जासूसी के आरोपी वाराणसी के तुफैल की। खुलासा हुआ है कि तुफैल पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था। तुफैल जिस महिला के संपर्क में था उसका पति पाकिस्तानी सेना में है। एजेंसियों को शक है कि इसी महिला के जरिए तुफैल पाकिस्तान तक संवेदनशील जानकारियां भेजा करता था। इस पर आगे आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सोचिए कि ऐसे लोग देश के लिए कितने खतरनाक हैं, उसे जासूसी के आरोपियों से हो रहे खुलासों से समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार तुफैल और दिल्ली से गिरफ्तार हारून पर हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है, जिनमें सबसे डराने वाला खुलासा है आतंकी कनेक्शन का। आशंका जताई जा रही है कि हारून और तुफैल दोनों पाकिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। इन आशंकाओं के पीछे है हारून और तुफैल के फोन में मिली अहम जानकारियां। तुफैल के मोबाइल में मिले 600 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर्स। हारून में फोन में भी संदिग्ध नंबर मिले हैं। वो कट्टरपंथी व्हाट्सएप ग्रुप जो सीधे तौर पर पाकिस्तानी एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। और हारून का पाकिस्तान एम्बेसी वाला कनेक्शन भी सामने आया है। इसीलिए यूपी एटीएस हारून और तुफैल से जल्द पूछताछ करने वाली है, क्योंकि बढ़ता समय चौंकाने वाले नए नए खुलासों की नई फहरिस्त लेकर सामने आ रहा है। जिस तरह ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तानी हाई कमीशन में बड़ी जान पहचान थी, वहां उसका आना जाना था। दिल्ली के सीलमपुर के रहने वाले हारून के तार भी खुलकर सामने आने लगे हैं। जानकारी मिली है कि हारून भी दिल्ली के पाक दूतावास की विदाई पार्टी में शामिल हो चुका है। इतना ही नहीं, जिस तरह ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश के घेरे में थी, उसी तरह हारून हाई कमीशन के मुजम्मिल हुसैन नाम के कर्मचारी के चंगुल में फंसा हुआ था। जांच में सामने आया है कि हारून मुजम्मिल हुसैन के लिए फर्जी बैंक खातों का इंतजाम करता था और मुजम्मिल उन्हीं फर्जी बैंक खातों में पाकिस्तान के लिए वीजा लगवाने वालों से रिश्वत में ली गई रकम को ट्रांसफर करवाता था और फिर उस रकम को हारून के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता था। हारून मुजम्मिल को मिले पैसे आगे किसे देता था, कहां पहुंचाता था, उसको लेकर भी संदेह जताया गया है, जिसके मुताबिक हो सकता है कि हारून के जरिए मुजम्मिल देश में सक्रिय आईएसआई के एजेंट्स तक पैसे पहुंचाने का काम करता हो। हर दिन के साथ परतें खुल रही हैं और हिंदुस्तान में फैले भारत के एक एक जाल को उधेड़कर नेस्त नाबूद किया जा रहा है। और अब बात करते हैं गद्दारी के आरोपी वाराणसी की तुफैल की। उस पर भी जांच एजेंसियां रोज नए खुलासे कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक तुफैल ने पाकिस्तान में बैठी नफीसा नाम की महिला को वाराणसी, दिल्ली समेत तमाम जगहों की तस्वीरें और वीडियो भेजी। उसने नफीसा के कहने पर अपनी मोबाइल की जीपीएस लोकेशन भी ऑन कर रखी थी, जिससे हर तस्वीर के साथ सटीक लोकेशन भी पाकिस्तान पहुंच रही थी। नफीसा पाकिस्तान आईएसआई की बड़ी हैंडलर बताई जा रही है। नफीसा ने तुफैल को अपना असली नाम भी नहीं बताया था। नफीसा तुफैल से कहती थी कि जहां भी जाया करो वहां से अपनी फोटो भेजा करो। मकसद था वहां की दूसरी फोटो को मांगना जो तुफैल उसे भेजा करता था। जानकारी के मुताबिक तुफैल 19 व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था, जिनमें से कई पूरी तरह कट्टरपंथी विचारधारा वाले थे, जिनमें गजवाए हिंद, बाबरी विध्वंस से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप शामिल थे। तुफैल ने कई चैट्स को डिलीट भी किया था। उन्हें भी अब रिकवर करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये पूरी तस्वीर है और अब आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आ रही है। निजी जिंदगी को लेकर तेज प्रताप ने बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया पर महिला दोस्त की तस्वीर शेयर की है। अनुष्का यादव नाम की दोस्त की तस्वीर शेयर की गई है। 12 साल से अनुष्का के साथ रिलेशनशिप में हूं, ये तेज प्रताप का कहना है। पोस्ट के जरिए लोगों को उन्होंने जानकारी दी है। अपने दिल की बात आपसे साझा कर रहा हूं, ये बात तेज प्रताप ने लिखी है। उन्होंने आपको बता दें कि 18 यही वो तस्वीर है, देखिए।
और तेज प्रताप ने इस तस्वीर को शेयर किया है। 12 साल पुरानी दोस्ती का हवाला दिया है। आपको बता दें कि 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या राय से हुई थी। उनके तलाक का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच अनुष्का यादव की तस्वीर उन्होंने डाली है और उनका कहना है कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बड़ी बात मैं शेयर कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर महिला दोस्त की तस्वीर उन्होंने शेयर की है और तेज प्रताप ने लिखा है कि 12 साल से अनुष्का के साथ रिलेशनशिप में हूं और पोस्ट के जरिए उन्होंने लोगों को जानकारी दी है। तेज प्रताप ने इस तस्वीर के साथ यह भी लिखा है कि अपने दिल की बात आपसे साझा कर रहा हूं। लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि 12 साल के संबंध का हवाला तेज प्रताप दे रहे हैं। 2018 में उनकी शादी हुई थी और कोर्ट में केस तलाक का चल रहा है। आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान को भारत ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बेनकाब कर दिया है। उसके फैलाए दुष्प्रचार की ऐसी पोल खोली है कि अब चाहे जितने भी घड़ियाली आंसू बहाए जाएं, लेकिन उस पर यकीन कोई नहीं करेगा। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसके आगे गिरगिट भी फेल है। वो कभी सिंधु के पानी के लिए भीख मांगता है। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। तो कभी पानी रोकने पर गीदड़ भपकी देता है। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। और जब इन दोनों में से कोई पैंतरा नहीं चला तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ सिंधु समझौते को लेकर दुष्प्रचार करने लगा। लेकिन अब भारत ने यूएन में पाकिस्तान की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि उसके आतंक और उसकी डर्टी प्रोपेगेंडा की पोल खोलकर रख दी है। India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश जब पाकिस्तान के दुष्प्रचार की पोल खोल रहे थे तो पाकिस्तान का हाल काटो तो खून नहीं जैसा था। लेकिन पी हरीश यही नहीं रुके। उन्होंने यूएन के मंच से पूरी दुनिया को बताया कि कैसे भारत ने बड़ा दिल करके अपने हिस्से का पानी भी पाकिस्तान को देता रहा, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने आतंक और दहशतगर्दी और जिहाद के सिवाय कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है क्योंकि एक तरफ यूएन में भारत ने फटकार लगाई तो दूसरी तरफ भारत ने अपने हक का पानी रोकने के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर 24 घंटे काम शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान का हाल इस वक्त काटो तो खून नहीं जैसा है। उसे बूंद बूंद पानी के लिए तरसता हुआ अपना आने वाला कल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब से भारत ने रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर दिन रात काम शुरू किया है, पाकिस्तान की हवा उड़ी हुई है। इस पावर प्रोजेक्ट पर 24 घंटे काम करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को दोहराता है जो इन्होंने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करने के लिए इशारा किया था और कहा था कि भारत की एक भी बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान ऐसे दिखा रहा है जैसे भारत उसका पानी रोक रहा है, लेकिन भारत सिर्फ अपने हक का पानी रोक रहा है जो वो अब तक पाकिस्तान पीता रहा और बदले में पाकिस्तान आतंकी हमले कराकर दहशत फैलाता रहा। लेकिन अब इस पानी से रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत बिजली बनेगी जो जम्मू कश्मीर में ऊर्जा की नई क्रांति लाएगी। पाकिस्तान की ऐसी फजीहत कभी नहीं हुई जैसी यूएन में भारत ने की है, क्योंकि जिस आतंक को पाकिस्तान पालता पोसता आया उसने कितने लोगों का खून बहाया, इसका पूरा आंकड़ा भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया को बताया है। क्योंकि ये बात इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी IMF को भी पता होनी चाहिए कि खैरात के नाम पर जो लोन वो पाकिस्तान को देता रहा है उससे पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाल पोस कर कितने निर्दोषों का खून बहाया है। Pakistan's state-sponsored cross-border terrorism in India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks. पहलगाम हमला, रियासी अटैक, पुलवामा हमला, उरी अटैक, 26/11 मुंबई हमला, अगर एक एक आतंकी हमले के बारे में बताया जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन ये वो आतंकी हमले हैं जो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने भारत पर किए हैं और 20,000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान इन हमलों में गई। सबसे ताजा आतंकी हमला पहलगाम का है जिसमें निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया। इसके बावजूद भारत ने संयम से काम लिया, सिर्फ आतंकी अड्डों को टारगेट किया। लेकिन अब भारत की लाइन एकदम क्लियर है कि अगर कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। दुश्मन कहीं भी छिपा हो उसे मिट्टी में जरूर मिलाया जाएगा।
और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पहलगाम हमले को लेकर अब बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बेहद शर्मनाक बयान दे दिया। जांगड़ा ने कहा कि उन पीड़ित महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, उनमें जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार बन गई। तो बेहद शर्मनाक बयान सामने आया है बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा की तरफ से। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। एक भिखारी ने बिहार के एक बाहुबली सांसद से ऐसी डिमांड कर दी जिसे सुनकर वो हैरान हो गए। वहां मौजूद लोग भिखारी की मांग सुनकर हंसने लगे, लेकिन उसकी जिद ने सांसद को जेब से पैसे निकालने पर मजबूर कर दिया। भिखारी की डिमांड से सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव असमंजस में पड़ गए। ये तो बेचारा मांग रहा है 8,000 रुपया का मोबाइल। भिखारी फोन पर लालू यादव से बात करना चाहता था, इसीलिए उसे 8,000 का मोबाइल चाहिए था। इस मांग पर सांसद ने एक शर्त रख दी। 2-3-4 नंबर बता दे कि जहाँ फोन करना है, ये नंबर बोल के बता देगा तो 8,000 का मोबाइल देंगे। मोबाइल को लेकर काफी देर तक सांसद और अमरजीत नाम के भिखारी के बीच बातचीत होती रही। आखिर में सांसद ने मोबाइल तो नहीं दिया, लेकिन 200 रुपए देकर वहां से चले गए। बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में तैनात 100 अधिकारियों को हटाने का फैसला लिया है। ट्रंप के एनएसए मार्को रूबियो ने इस फैसले को अंजाम दिया। जिन 100 अधिकारियों को एनएससी से हटाया गया है, उनमें इंडो पैसिफिक, ईरान और यूक्रेन से जुड़ी डेस्क पर तैनात थे। तो बड़ा फैसला किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल से 100 अधिकारी हटाए गए हैं। इंडो पैसिफिक डेस्क पर तैनात अधिकारियों को हटाया गया है और इनकी संख्या 100 है। ट्रंप के एनएसए मार्को रूबियो ने इस फैसले को अंजाम दिया है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान की शानदार तस्वीर सामने आई। आज दिल्ली में लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का मजबा लगा हुआ था। विकसित राज्य से विकसित भारत 2047 की थीम पर आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान पीएम मोदी और विरोधी दलों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी शानदार केमिस्ट्री दिखी। जिन नेताओं की विचारधाराएं अक्सर टकराव की राह पर होती हैं, वो इस बार एक ही मंच पर देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ नजर आए। हेमंत सोरेन, भगवंत मान, स्टालिन, रेवंत रेड्डी भी इस मुलाकात से काफी उत्साहित थे। देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने सबसे मुलाकात की, सबको एक बराबर वक्त दिया और सभी की बातें सुनी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन से उनकी बात हो रही है और आज प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि राज्यों का जो विकास होगा उसी से देश का विकास सुनिश्चित होगा। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। देश के विकास की रफ्तार को और तेज करने की जो जरूरत है वो समय की जरूरत है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अगर केंद्र और सभी राज्य एकजुट होकर टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं केदारनाथ की। केदारनाथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस बार प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए कई खास इंतजाम किए हैं। तीर्थयात्रियों ने भी सुविधाओं की तारीफ की है। महज 22 दिन की यात्रा में अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए। यात्रा पड़ाव में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। सोनप्रयाग में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये सब इतना इजी से हो पा रहा है। बीच बीच में 1-1 किलोमीटर में चिकित्सा के जो कैंप्स है वो भी अच्छे हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए 19 किलोमीटर की चढ़ाई भरे पैदल रास्ते को पार करना होता है। हालांकि काफी श्रद्धालु घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी और पालकी का सहारा भी लेते हैं। हजारों भक्त ऐसे भी हैं जो इस कठिन यात्रा को पैदल ही पूरा करते हैं। लोगों की सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासन की टीम हर जगह मुस्तैद है। दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। यहाँ पर गंदगी भी नहीं है और स्वास्थ्य की देखभाल भी हो रही है जगह जगह पर। 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा केदारनाथ की यात्रा मुश्किल भरे रास्तों से होती है। इस बार टोकन सिस्टम से दर्शन की व्यवस्था की गई है। इससे श्रद्धालुओं को संभालना भी आसान हो गया है।
पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मौसम कहर बरपा रहा है। इसके चलते रुद्रप्रयाग में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गौशालाओं की छतें भी तेज हवा में उड़ गई। तस्वीरें सारी कहानी खुद बयां कर रही हैं। आंधी तूफान की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा दोपहिया वाहन मलबे की चपेट में आ गए। केदारनाथ यात्रा मार्ग के अगस्त मुनि का ये वीडियो है। भारी भरकम बाइक और स्कूटी भी तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बीच खुद को संभाल नहीं पाई और बह गई। स्थानीय निवासी इन बाइक्स को निकालने में जुटे हैं। अब रुद्रप्रयाग जिले के ही दरमोला गांव की भी तस्वीरें देखिए, जहां तमाम घरों के टिन शेड उड़ गए तो कहीं कीमती सामान पानी में बह गया। कई घरों और गौशाला की छतें उड़ गईं। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के तेवर अभी भी तल्ख बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे राहुल गांधी उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने पुंछ के कई घरों की दीवारों पर पाकिस्तानी गोलीबारी के निशान देखे। पाकिस्तानी हमले हुए नुकसान पर पीड़ित परिवार से मिलकर उन्होंने दुख जताया। राहुल गांधी सबसे पहले उन घरों में मिलने पहुंचे जिन पर पाकिस्तान की गोलियों के निशान आज भी हैं। राहुल गांधी ने गोलियों से छलनी दीवारों को देखा, घर के अंदर और बाहर गोलीबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया। पुंछ की महिलाओं ने एक निशान को दिखाया और बताया कि पाकिस्तान ने उनका कितना नुकसान किया है। राहुल गांधी ने गली गली घूमकर पूरे इलाके की पड़ताल की और परिजनों से मिलने के बाद राहुल गांधी एक स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। Seen a little bit of danger, you've seen little bit of a frightening situation, but don't worry, everything will come back to normal, and your way of responding to this problem should be that you study really hard, you play really hard, and you make a lot of friends in school. बड़ी संख्या में छात्र राहुल को सुनने आए थे। इस दौरान राहुल ने छात्रों से बातचीत भी की और गोलीबारी में मारे गए उनके दोस्तों के बारे में भी पूछा। बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ, कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको। राहुल करीब 3 घंटे तक पुंछ में रहे। मथुरा के राधाकुंड क्षेत्र में साधु के वेश में एक व्यक्ति इलेक्ट्रिक फैन ठीक कराने दुकान पर पहुंचा, लेकिन जब दुकानदार ने फैन को खोला तो उसके होश उड़ गए और अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। असल में इलेक्ट्रिक फैन पर साफ शब्दों में लिखा था मेड इन पाकिस्तान, यानी पंखे का निर्माण सरहद पार पाकिस्तान में हुआ। वहीं जब दुकानदार ने पंखे की फोटो खींची तो उसे लेकर आया व्यक्ति दुकानदार से झगड़ने लगा और बिना ठीक कराए पंखा लेकर वापस लौट गया। स्थानीय लोगों को आशंका है कि मेड इन पाकिस्तान पंखा ठीक करवाने पहुंचा व्यक्ति बांग्लादेशी घुसपैठिया हो सकता है। बहुत बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहा है और जिसकी हमने बार बार शासन को और प्रशासन को बहुत बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठ करने वाला एंगल इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि 16 मई को ही मथुरा पुलिस ने ईंट भट्टों पर काम कर रहे 90 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया था। मानसून से पहले एमपी के इंदौर में बचाव की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए नगर निगम का बुलडोजर एक्शन में है और जर्जर मकानों को तोड़ा जा रहा है। इस दौरान पुलिस की भारी फोर्स भी मौजूद रही। कुछ इस तरह 3 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। पूरे इलाके में धूल ही धूल उड़ रही है। बुलडोजर फुल एक्शन में जर्जर मकान को तोड़ रहा है। ये इंदौर के छोटी ग्वाल टोली इलाके का वीडियो है। बरसात से पहले नगर निगम ने शहर के जर्जर और अवैध मकानों की एक लिस्ट बनाई। उसी लिस्ट में शामिल एक मकान को 2 बुलडोजर ने तोड़ डाला। नगर निगम का ये एक्शन शहर के अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है ताकि बारिश से पहले आफत वाली इमारतों को गिराया जा सके। मध्य प्रदेश के गुना में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर त्रिशूल से हमला कर दिया गया, जिसमें टीआई सुरेश सिंह कुशवाहा घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल मधुसूदनगढ़ भोपाल रोड पर प्रस्तावित बस स्टैंड की जमीन पर लेखराज कुशवाहा नाम के बुजुर्ग ने कई साल से अतिक्रमण कर रखा था। जब आज पुलिस प्रशासन बस स्टैंड की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने पहुंची तो लेखराज कुशवाहा गुस्से में आ गया और प्रशासनिक टीम पर त्रिशूल से हमला कर दिया, जिसमें टीआई सुरेश सिंह कुशवाहा घायल हो गए। त्रिशूल से उनकी हथेली फट गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी और उसके परिजनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया और बुलडोजर चलाकर बस स्टैंड की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया। कोडरमा में तेल से भरा एक टैंकर पलट गया। टैंकर पलटते ही लोग उसे लूटने पहुंच गए। इस घटना के बाद रांची पटना मुख्य मार्ग पर जबरदस्त जाम लग गया। तेल का टैंकर ज्यों ही पलटा, उसे लूटने के लिए होड़ मच गई, जिसे जो भी बर्तन मिला
वो लेकर दंदनाता हुआ सड़क पर पहुंच गया। लोग बाल्टी डिब्बा लेकर ऐसे भाग रहे थे जैसे अगर देर हो गई तो बहुत कुछ छूट जाएगा। इस वीडियो को देखिए। ये कोई पानी की किल्लत से परेशान जनता नहीं है, बल्कि तेल को लूटने के लिए मारामारी मची हुई है। टैंकर सड़क के किनारे पलटा था, लिहाजा जो टैंकर तक नहीं पहुंच पाया वो पास की नालियों से ही गिरा हुआ तेल लूटने लगा। टैंकर रांची पटना मुख्य मार्ग पर बंदरचुआ के पास बेकाबू होकर पलटा था। ये बिहार होते हुए नेपाल जा रहा था। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कर्नाटक के हावेरी में गैंगरेप के आरोपियों को जुलूस निकालना भारी पड़ गया। जमानत की खुशी में सड़क पर रोड शो निकालकर जश्न मनाया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद फिर से पुलिस के शिकंजे में आ गए। गैंगरेप के 7 आरोपी 20 मई को जमानत पर रिहा हुए और उसी शाम कार और बाइक पर सवार होकर विजय जुलूस निकला। ऐसा लग रहा था मानो कोई जंग जीत कर आए हो। रोड शो का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो न सिर्फ हावेरी में बल्कि आम लोगों में नाराजगी फैल गई। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, नया केस बनाकर पुलिस बेल की शर्तों के उल्लंघन को आधार बनाकर आरोपियों की जमानत रद्द कराने में जुटी है। जनवरी 2024 में लड़की हावेरी के एक होटल में अपने दोस्त के साथ रुकी थी। आरोप है कि इसी दौरान करीब 19 लोगों ने कमरे में घुसकर मारपीट की। आरोप यह भी है कि इसके बाद लड़की को घसीटकर जंगल में ले जाया गया और उसके साथ गैंगरेप हुआ। कुछ महीने पहले 12 लोगों को जमानत मिल गई, लेकिन इन 7 आरोपियों पर केस चल रहा था। इन्हें कोर्ट ने जमानत तब दी जब आरोप लगाने वाली लड़की इन्हें पहचानने में नाकाम हो गई थी। और उसके बाद जैसे ही जमानत पर ये लोग जेल से बाहर आए, जश्न मनाने लगे। लेकिन जुलूस निकालना अब भारी पड़ गया है। वाराणसी में तेंदुए का खौफ अभी भी जारी है। बीते 2 दिनों में तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। एहतियातन गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसी तेंदुए ने चिरई गांव में दहशत मचा रखी है। गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ये ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर है। आप देख रहे होंगे कि चाहे सड़क हो या लोगों का घर हो, आसपास कोई लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तेंदुए के हमले में 3 लोग जख्मी हो चुके हैं। 2 जानवरों पर भी तेंदुए ने हमला किया है। वन विभाग की टीम भी तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटी है, लेकिन तेंदुए को पकड़ने की सारी कोशिश नाकाम साबित हुई है। और इसमें सभी के अंदर एक डर बना हुआ है और डर के माहौल में हर कोई अपने घरों में है, लाठी डंडे लेकर सतर्क है कि अपने जान माल की सुरक्षा के लिए वो जागरूक है। तेंदुए की दहशत से वाराणसी के दर्जन भर गाँव में खौफ का आलम है। गाँव वाले रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। जापान दौरे के तीसरे दिन जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। इस दौरान सभी नेताओं ने साफ संदेश दिया कि भारत नापाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रवासी भारतीयों को वो तस्वीर भी दिखाई जिसमें भारत की कार्रवाई में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी शरीक होते दिखे। वहाँ की सरकार ही और आर्मी ही इन्वॉल्व है इस सारे काम को करने के। वहीं प्रतिनिधिमंडल के साथ गए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने संदेश दिया कि आतंकी और पाकिस्तान सरकार अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरें लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।